देखिए, आज सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की इस सत्र की पहली बैठक हुई है। और सबसे पहली बात तो है कि इस ब्यूरो में हमने हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी को इसका चेयरमैन बनाया है। और बाकी जितने बोर्ड कॉरपोरेशन इस ब्यूरो के अंतर्गत आते हैं, संख्या तो उनकी लगभग 60-62 है, लेकिन आज केवल 19 बोर्ड कॉरपोरेशन बुलाए थे, जिनका गठन अभी पिछले दिनों में हुआ है। सब नए चेयरमैन हमारे जो आए हैं, उन्होंने उसकी वर्किंग कुछ अपने अपने बोर्ड कॉरपोरेशन में जाके समझी है, कुछ की चर्चा आज हुई है। क्योंकि पहली ये मीटिंग थी तो सबको कई बातें ध्यान में आई हैं, और हमने भी हर एक का जो एक वृत्त लिया है उसके अंदर उस बोर्ड की क्या स्थिति है, कॉरपोरेशन की क्या स्थिति है, वो सारी बताई गई है। ज़्यादातर बोर्ड कॉरपोरेशन लाभ में हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो घाटे में हैं। घाटे वालों को किस प्रकार से अपने घाटे में से उभरना है, कैसे अपने बोर्ड कॉरपोरेशन को लाभ में लेकर के आना है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सब लोगों ने कमिट किया है कि हम बहुत जल्दी अपने अपने बोर्ड कॉरपोरेशन को ठीक स्थिति में लाएंगे। जैसे मुख्य रूप से टूरिज़्म जो कॉरपोरेशन है वो हमारा घाटे में है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ है वो हमारा घाटे में है, हाउसिंग बोर्ड है वो घाटे में है। तो ये 2-3 घाटे में है। बाकी हैफेड है बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, हमारा लेबर वेलफेयर बोर्ड है वो प्रॉफिट में है। इसी प्रकार से जो हमारा लाइव स्टॉक ये जो वेयर हाउसिंग है वो प्रॉफिट में है, डेयरी डेवलपमेंट काफ़ी यानी जो बोर्ड कॉरपोरेशन में अधिकांश जो है वो प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन अपने काम को सुचारू ढंग से पहले भी चला रहे हैं। आगे सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन व्यवस्थाएं बने और जो लाभार्थी हैं उनको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए, मुख्य रूप से ये भी उनको आह्वान किया गया है। कुल मिला के पहली बैठक बड़ी संतोषजनक बैठक रही है। कोई बोर्ड में वो नया जो चेयरमैन है उनके साथ आपने बनाया उसे कि किस तरह से और नए बेहतर तरीके से जो एक पुरानी पहचान बोर्ड निगम कॉरपोरेशन की थी उस तरह से आज इतनी गंभीरता से तक जो नज़र नहीं आती है कई बोर्डों में, उसी बात को लेकर के चर्चा हुई है। तो सभी बोर्ड के जो हमारे कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम इसको नए ढंग से जो वास्तव में इसका उद्देश्य है बोर्ड कॉरपोरेशन का, उस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए खास करके कमज़ोर वर्ग जो होते हैं उनकी सहायता के लिए बनाया जाता है। जिस प्रकार से लेबर बोर्ड लेबर वेलफेयर के लिए है, एससी का जो बोर्ड है वो उनके उत्थान के लिए है, बीसी का बोर्ड है वो उनके उत्थान के लिए, महिला डेवलपमेंट का महिलाओं के उत्थान के लिए है, युवा जो यूथ कमीशन बनाया गया है वो युवाओं में अपनी गतिविधियां करने के लिए है। तो इस प्रकार से चाहे वो हरको बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो हमारी शुगर मिलें हैं, उनको सुचारू ढंग से किस प्रकार से चलाया जाए, तो ये उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। तो हर एक बोर्ड कॉरपोरेशन के व्यक्तियों ने नई नई विधाओं के साथ जोड़ करके और खर्चों पर कंट्रोल करना, इनकम को बढ़ाना, और जहाँ कहीं कोई उनके एसेट्स हैं जो उपयोग में नहीं रहे हैं उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ भी करने की बात आएगी तो डिस्पोज ऑफ भी करेंगे। ये जो घाटे में हैं विशेष करके तो आपने 3-4 के नाम भी लिए, हालांकि ये आम लोगों से जुड़े हुए हैं। भले हाउसिंग की बात करें तो क्योंकि हाउसिंग भी उनका बीपीएल के लिए है, इनको कोई खास सुझाव दिए गए हैं कि ये घाटे से मुनाफे में कैसे आएंगे? देखिए, पहले तो जो बैकलॉग है चीज़ों का वो समाप्त किया जाएगा। जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड में लगभग 7,000 मकान ऐसे हैं जो वर्षों से बने पड़े हैं लेकिन वो बिके नहीं हैं, खंडर हो गए हैं। जो कैलकुलेशन बोर्ड की थी कीमत की, उस कीमत के ऊपर कोई लेने वाला तैयार नहीं है। तो हमने उनको कहा है जिस भी कीमत पर जो भी कोई लेने वाला है उसमें दोनों तरह का बंधन हमने छोड़ दिया है, कीमत का बंधन भी छोड़ दिया है और किस कैटेगरी का कौन आदमी लेना चाहे वो भी छोड़ दिया है। क्योंकि खुली बोली के अंदर सस्ता बिके महंगा बिके, और एक प्रकार से अब नई योजनाएं जो हम बीपीएल के लिए बना रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल में बना रहे हैं। ये हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट है हमने कहा कि इसको ऑक्शन में करो, जो भी ले जाए उसी को दे दो। सर इसके अलावा एक मामला आया है सर सामने, आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो को लेकर एक लेटर लिखा है और ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट में 30% जो लागत है वो बढ़ी है और 1,000 करोड़ रुपए जो है वो घाटा हो रहा है। आपको संज्ञान में है सर पूरा मामला क्या है? देखिए, वो एक पीएसयू इस नाते से वो जो लाइन थी वो पहले उनके ज़िम्मे थी, वो उसको चला रहे थे और साथ में हरियाणा सरकार के साथ उनका वायदा था कि अगर वो वापस हरियाणा सरकार को देना चाहेंगे तो उसके जो एसेट्स हैं आज की कीमत पर वो जो है एसेट्स ले लिए जाएंगे। अब चूँकि उसकी कीमत अभी तय होनी है, अभी तो डीएमआरसी जो है उसको
दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है वो उसको चला रहा है और अभी उसका ब्रेक इवन अभी नहीं आया है, घाटे में भी है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा एसेट है, रेलवे लाइन है, पब्लिक सर्विस है, इसलिए उसको चलाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। बंद करते हैं तो और नुकसान होगा, इसलिए उसका घाटा भी हरियाणा सरकार दे रही है, लेकिन उसको ब्रेक इवन पर कैसे लाया जाए उसकी प्लानिंग पूरी बन रही है। उसमें कुछ कमर्शियल चीज़ें हैं, उसका लाभ लिया जा सकता है। उसमें दूसरी रेलवे लाइन जो मेट्रो के गुड़गांव में बनी है उसके साथ जोड़ेंगे ताकि राइडरशिप बढ़ जाएगी। तो ऐसी कई चीज़ें जोड़ करके और बहुत जल्दी वो मुझे लगता है ब्रेक इवन पर आ जाएगी। मिसलीड हुई है सर इस मामले में? अब चूँकि पुराना जो उनका चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके ऊपर कुछ प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, तो अभी तो हमने आज की कीमत पर हरियाणा को उसको लेना है, हैंडओवर आज की कीमत पर होगी। वो जो घाटा है, क्योंकि केंद्रीय पीएसयू थी, तो केंद्रीय पीएसयू घाटा कहाँ से पूरा करेंगे, ये उनका काम ज़्यादा है। क्योंकि दिल्ली में पार्टली लॉकडाउन हुआ है सर, कुछ एरिया में कर्फ्यू हुआ। अभी हमने जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। जैसे कल का ही मैं आंकड़ा बताता हूँ, कल 34,500 लोगों का टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। बॉर्डर्स के ऊपर भी हम जो टेस्ट हैं वो भी लोगों के कर रहे हैं। स्कूलों के विद्यार्थियों का भी जब खोला था तो उनके भी टेस्ट शुरू किए थे, लेकिन वो जो ज़्यादा संख्या में जब विद्यार्थियों को और टीचर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसके कारण से हमने स्कूल अभी बंद भी किए हैं। अब ये तय किया कि इन विद्यार्थियों का भी जो उनके जहाँ रहते हैं उन इलाकों में, उन मोहल्लों में जाकर के टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव निकलता भी है तो उनका इलाज चाहे घर में होम क्वारंटाइन करके या फिर हॉस्पिटल में उसकी इलाज की आवश्यकता होगी तो उस नाते से कराएंगे। लेकिन आगे स्कूल खोलने भी होंगे तो जो टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आएंगे, स्कूल में टेस्ट करने के बजाय उनके घरों में, मोहल्लों में ही टेस्ट करके तब वहाँ से बुलाया जाएगा ताकि वहाँ सुरक्षित रह सके बच्चे। और हमने अभी प्रोग्राम बनाया कि मास्क पहनने के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। पब्लिक को, जो खास करके टेक्सटाइल बिजनेस में लगे हुए व्यापारी हैं, उनको अपील किया है कि वो मास्क जो है ज़्यादा संख्या में दें। आने वाले दिनों में ये 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो बरती जाएंगी। तक अभी लॉकडाउन का विचार नहीं हुआ है। एक बार दिल्ली के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं देखेंगे, क्योंकि जनता को भी साथ लेके चलना पड़ता है। जनता की मानसिकता कैसी है उस हिसाब से दिखा जाएगा। मास्क को लेके फाइन जो है दिल्ली ने बढ़ा दिया, चंडीगढ़ ने भी बढ़ा दिया है। अभी 500 रुपये का फाइन है और मैं समझता हूँ लोगों का अभ्यास बनना चाहिए पहनने का। फाइन बढ़ाने घटाने से बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं है। 500 रुपये भी अपने आप में कम नहीं होता है। हम 500 रुपये लेकर के उसको फाइन भी, यानी उसको मास्क भी उपलब्ध कराते हैं। हमने पीडीएस की दुकानों के ऊपर भी मास्क रखे हैं, वो उनको उपलब्ध कराए हैं। तो मास्क पहनने का अभ्यास ज़्यादा बने, ये अपील करने पर ही होगा। कोई बहुत फाइन करने के बाद ये होगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग सड़क पर आएंगे, वो पहन के आएंगे, घर में नहीं पहनेगा तो उसका लाभ नहीं है, या कहीं सोशल फंक्शन में जाएंगे नहीं पहनेगा उसका लाभ नहीं है। निगम के चुनाव होने हैं कई लोगों में, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? पूरी तैयारी है। पार्टी इन चुनाव को अच्छे प्रकार से लड़ेगी और मैं समझता हूं कि जैसे हमने पहले जितने चुनाव जीते थे उसी प्रकार से हमारे तैयारी के नाते से हम आगे बढ़ेंगे। सिंबल पे लड़ा जाएगा सर, सिंबल पे? अब ये पार्टी बैठ के फैसला करेगी।